नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है साहित्य नगरी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक कहानी जो न केवल आपके मन को स्पर्श करेगी बल्कि आपको गहरे विचारों में भी डुबो देगी। यदि कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साहित्य की ऐसी ही अनमोल रचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद रोचक और विचारोत्तेजक कहानी कवच। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि मनुष्य के मन में बसे डर, विश्वास और अंधविश्वास के संघर्ष की कहानी है। आखिर वह कौन सा कवच था जिस पर लोगों का इतना भरोसा था? क्या वह सचमुच रक्षा करता था या केवल मन का भ्रम था? इन सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी कवच। बहुत दिनों की बात है, मैं एक बड़ी रियासत का एक विश्वस्त अधिकारी था। जैसी मेरी आदत है, मैं रियासत की घड़ेबंदियों से पृथक रहता, न इधर अपने काम से काम रखता। काजी की तरह शहर के अंदेशे से दुबला न होता था। महल में आए दिन नए नए शिगुफे खिलते रहते थे, नए नए तमाशे होते रहते थे, नए नए षड्यंत्रों की रचना होती रहती थी, पर मुझे किसी पक्ष से सरोकार न था। किसी की बात में दखल न देता था, न किसी की शिकायत करता, न किसी की तारीफ। शायद इसीलिए राजा साहब की मुझ पर कृपा दृष्टि रहती थी। राजा साहब शीलवान, दयालु, निर्भीक, उदार और कुछ स्वेच्छाचारी थे। रेजिडेंट की खुशामद करना उन्हें पसंद न था। जिन समाचार पत्रों से दूसरी रियासतें भयभीत रहती थीं और अपने इलाके में उन्हें आने न देती थीं, वे सब हमारी रियासत में बेरोक-टोक आते थे। एक दो बार रेजिडेंट ने इस बारे में कुछ इशारा भी किया था, लेकिन राजा साहब ने इसकी बिल्कुल परवाह न की। अपने आंतरिक शासन में वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न चाहते थे, इसीलिए रेजिडेंट भी उनसे मन ही मन द्वेष करता था। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि राजा साहब प्रजावत्सल, दूरदर्शी, नीतिकुशल या मितव्ययी शासक थे। यह बात न थी। वे बड़े ही विलासप्रिय, रसिक और दुर्व्यसनी थे। उनका अधिकांश समय विश्ववासना की ही भेंट होता था। रनवास में दर्जनों रानियां थी, फिर भी आए दिन नई नई चिड़ियां आती रहती थी। इस मद में लेशमात्र भी किफायत या कंजूसी न की जाती थी। सौंदर्य की उपासना उनका गौण स्वभाव सा हो गया था। इसके लिए वह दीन और ईमान तक की हत्या करने को तैयार रहते थे। वे स्वच्छंद करना चाहते थे, और चूंकि सरकार उन्हें बंधनों में डालना चाहती थी, वे उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसे मामले में असाधारण अनुराग और उत्साह दिखाते थे, जिनमें उन्हें प्रजा की सहायता और सहानुभूति का पूरा विश्वास होता था। इसलिए प्रजा उनके दुर्गुणों को भी सद्गुण समझती थी, और अखबार वाले भी सदैव उनकी निर्भीकता और प्रजाप्रम के राग अलापते रहते थे। इधर कुछ दिनों से एक पंजाबी औरत रनवास में दाखिल हुई थी। उसके विषय में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कोई कहता था मामूली बेश्या है, कोई एक्ट्रेस बतलाता था, कोई भले घर की लड़की। न वह बहुत रूपवती थी, न बहुत तरदार, फिर भी राजा साहब उस पर दिलोजान से फिदा थे। राजकाज में उन्हें यूं ही बहुत प्रेम न था, मगर अब तो वे उसी के हाथों बिक गए थे, वही उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी। उसके लिए एक नया राजप्रसाद बन रहा था। नित नए नए उपहार आते रहते थे। भवन की सजावट के लिए यूरोप से नई नई सामग्रियां मंगवाई थी। उसे गाना और नाचना सिखाने के लिए इटली, फ्रांस और जर्मनी के उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियासत में उसी का डंका बजता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि इस रमणी में ऐसा कौन सा गुण है जिसने राजा साहब को इतना आसक्त और आकर्षित कर रखा है। एक दिन रात को मैं भोजन करके लेटा ही था कि राजा साहब हमें याद फरमाया। मन में एक प्रकार का संशय हुआ कि इस समय खिलाफ मामूल क्यों मेरी तलबी हुई। मैं राजा साहब के अंतरंग मंत्रियों में से न था, इसलिए भय हुआ कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली है। रियासतों में ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है। जिसे प्रातः काल राजा साहब की बगल में बैठे हुए देखिए, उसे संध्या समय अपनी जान लेकर रियासत के 12 भागते हुए भी देखने में आया है। मुझे संदेह हुआ किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। रियासतों में निष्पक्ष रहना भी खतरनाक है। ऐसे आदमी का अगर कोई शत्रु नहीं होता तो कोई मित्र भी नहीं होता।
मैंने तुरंत कपड़े पहने और मन में तरह तरह की दुष्कल्पनाएं करता हुआ राजा साहब की सेवा में उपस्थित हुआ। लेकिन पहली ही निगाह में मेरे सारे संशय मिट गए। राजा साहब के चेहरे पर क्रोध की जगह विषाद और नैराश्य का गहरा रंग झलक रहा था। आंखों में एक विचित्र याचना झलक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों जी सरदार साहब तुमने कभी प्रेम किया है? किसी से प्रेम में अपने आप को खो बैठे हो? मैं समझ गया कि इस वक्त अदब और लिहाज की जरूरत नहीं। राजा साहब किसी व्यक्तिगत विषय में मुझसे सलाह करना चाहते हैं। संकोच होकर बोला, दीनबंधु, मैं तो कभी इस जाल में नहीं फंसा। राजा साहब ने मेरी तरफ खासदान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो, अच्छा हुआ कि तुम इस जाल में नहीं फंसे। यह आंखों को लुभाने वाला सुनहरा जाल है, यह मीठा किंतु घातक विष है, यह वह मधुर संगीत है जो कानों को तो भला मालूम होता है पर हृदय को चूर चूर कर देता है। यह वह मायामृग है जिसके पीछे आदमी अपने प्राण ही नहीं अपनी इल्लत तक खो बैठता है। उन्होंने गिलास में शराब उंडेली और एक चुस्की लेकर बोले, जानते हो मैंने इस सरफराज के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई। मैं उसके भौहों के एक इशारे पर अपना यह सिर उसके पैरों पर रख सकता था, यह सारी रियासत उसके चरणों पर अर्पित कर सकता था। इन्हीं हाथों से मैंने उसका पलंग बिछाया है, उसे हुक्का भर भर कर पिलाया है, उसके कमरे में झाड़ू लगाई है। वह पलंग से उतरती थी तो मैं उसकी जूती सीधी करता था। इस खिदमत गुजारी में मुझे कितना आनंद प्राप्त होता था, तुमसे बयान नहीं कर सकता। मैं उसके सामने जाकर उसके इशारों का गुलाम हो जाता था। प्रभुता और रियासत का गरूर मेरे दिल से लुप्त हो जाता था। उसकी सेवा शुश्रूषा में मुझे तीनों लोक का राज मिल जाता था, पर इस जालिम ने हमेशा मेरी उपेक्षा की। शायद वह मुझे अपने योग्य ही नहीं समझती थी। मुझे यह अभिलाषा ही रह गई है कि वह एक बार अपनी उन मस्तानी रसीली आंखों से, एक बार उन इरिगुर भरे हुए होठों से मेरी तरफ मुस्कुराती। मैंने समझा था शायद वह उपासना की ही वस्तु हैं, शायद उसे इन रहस्यों का ज्ञान नहीं। हाँ, मैंने समझा था शायद अभी अल्हड़पन उसके प्रेमोद्गारों पर मुहर लगाए हुए है। मैं इस आशा से अपने व्यथित हृदय को तस्कीन देता था कि कभी तो मेरी अभिलाषाएं पूरी होंगी, कभी तो उसकी सोई हुई कल्पना जागेगी। राजा साहब एकाएक चुप हो गए। फिर कदे आदम शीशे की तरफ देखकर शांत भाव से बोले, मैं इतना कुरूप तो नहीं हूँ कि कोई रमणी मुझसे इतनी घृणा करे। राजा साहब बहुत ही रूपवान आदमी थे। ऊंचा कद था, भरा हुआ बदन, सेव का सा रंग चेहरे से तेज झलकता था। मैंने निर्भीक होकर कहा, इस विषय में तो प्रकृति ने हुजूर के साथ बड़ी उदारता के साथ काम लिया है। राजा साहब के चेहरे पर एक क्षीण उदास मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर फिर वही नैराश्य छा गया। बोले, सरदार साहब, मैंने इस बाजार की खूब सैर की है। सम्मोहन और वशीकरण के जितने लटके हैं उन सबों से परिचित हूँ, मगर जिन मंत्रों से मैंने अब तक हमेशा विजय पाई है वे सब इस अवसर पर निरर्थक सिद्ध हुए। अंत को मैंने यही निश्चय किया कि कुमा ही अंधा है, इसमें प्यास को शांत करने की सामर्थ्य नहीं। मगर शोक कल मुझ पर इस निष्ठुरता और उपेक्षा का रहस्य खुला गया। आह, काश यह रहस्य कुछ दिन और मुझसे छिपा रहता, कुछ दिन और मैं इसी भ्रम, इसी अज्ञान अवस्था में पड़ा रहता। राजा साहब का उदास चेहरा एकाएक कठोर हो गया। उन शीतल नेत्रों में ज्वालासी चमक उठी। बोले, देखिए, ये वह पत्र है जो कल गुप्त रूप से मेरे हाथ लगे हैं। मैं इस वक्त इस बात हकी जांच पड़ताल करना व्यर्थ समझता हूँ कि ये पत्र मेरे पास किसने भेजे, उसे ये कहाँ मिले। अवश्य ही ये सरफराज की अहित कामना के इरादे से भेजे गए होंगे। मुझे तो केवल यह निश्चय करना है कि ये पत्र असली है या नकली। मुझे तो उनके असली होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं है। मैंने सरफराज की लिखावट देखी है, उसकी बातचीत के अंदाज से अनभिज्ञ नहीं हूँ। उसकी जबान पर जो वाक्य चढ़े हुए हैं उन्हें खूब जानता हूँ। इन पत्रों में वही लिखावट है। कितनी भीषण परिस्थिति है। इधर मैं तो एक मधुर मुस्कान, एक मीठी अदा के लिए तरसता हूँ, उधर प्रेमियों के नाम प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, वियोग वेदना का वर्णन किया जाता है। मैंने इन पत्रों को पढ़ा है, पत्थर सा दिल करके पढ़ा है,
खून का घूंट पी पी कर पढ़ा है और अपनी बोटियों को नोच नोच कर पढ़ा है। आंखों से रक्त की बूंदें निकल निकल आई है। यह दगा, यह त्रियाचरित्र, मेरे महल में रहकर मेरी कामनाओं को पैरों से कुचलकर मेरी आशाओं को ठुकराकर ये क्रीड़ाएं होती है। मेरे लिए खारे पानी की एक बूंद भी नहीं, दूसरे पर सुधाजल की वर्षा हो रही है। मेरे लिए एक चुटकी भर आटा नहीं, दूसरे के लिए शटरस पदार्थ परसे जा रहे हैं। तुम अनुमान नहीं कर सकते कि इन पत्रों की पढ़कर मेरी क्या दशा हुई। पहला उद्वेग जो मेरे हृदय में उठा वह यह था कि इसी वक्त तलवार लेकर जाऊं और उस बेदर्द के सामने यह कटार अपनी छाती में भोंक लूं। उसी के आंखों के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ मर जाऊं। शायद मेरे बाद मेरे प्रेम की कदर करे, शायद मेरे खून के गर्म छींटें उसके वज्रकठोर हृदय को द्रवित कर दें। लेकिन अंतस्तल के न मालूम किस प्रदेश से आवाज आई, यह सरासर नादानी है, तुम मर जाओगे और यह छलनी तुम्हारे प्रेमोपहारों से दामन भरे दिल में तुम्हारी मूर्खता पर हंसती हुई दूसरे ही दिन अपने प्रियतम के पास चली जाएगी। दोनों तुम्हारी दौलत के मजे उड़ाएंगे और तुम्हारी वंचित दलित आत्मा को तड़पाएंगे। सरदार साहब, विश्वास मानिए, यह आवाज मुझे अपने ही हृदय के किसी स्थल से सुनाई दी। मैंने उसी वक्त तलवार निकालकर कमर से रख दी। आत्महत्या का विचार जाता रहा और एक ही क्षण में बदले का प्रबल उद्वेग हृदय में चमक उठा। देह का एक एक परमाणु एक आंतरिक ज्वाला से उत्तप्त हो उठा। एक एक रोए से आग सी निकलने लगी। इसी वक्त जाकर उसकी कपटलीला का अंत कर दूं। जिन आंखों की निगाह के लिए अपने प्राण तक निछावर करता था, उन्हें सदैव के लिए ज्योतिहीन कर दूं। उन विषाक्त अधरों को सदैव के लिए स्वरहीन कर दूं। जिस हृदय में इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता और इतना कपट भरा हुआ हो, उसे चीरकर पैरों से कुचल डालूं। खून सा सिर पर सवार हो गया। सरफराज की सारी महत्ता, सारा माधुर्य, सारा भावविलास दूषित मालूम होने लगा। उस वक्त अगर मुझ मालूम हो जाता कि सरफराज की किसी ने हत्या कर डाली है, तो शायद मैं उस हत्यारे के पैरों का चुंबन करता। अगर सुनता कि वह मरणासन्न है, तो उसके दम तोड़ने का तमाशा करता। खून का दृढ़ संकल्प करके मैंने दोहरी तलवारें कमर में लगाई और उसके शयनागार में दाखिल हुआ। जिस द्वार पर जाते ही आशा और भय का संग्राम होने लगता था, वहां पहुंचकर इस वक्त मुझे वह आनंद हुआ जो शिकारी को शिकार करने में होता है। सरदार साहब, उन भावनाओं और उद्गारों का जिक्र न करूंगा जो उस समय मेरे हृदय को आंदोलित करने लगे। अगर वाणी में इतनी सामर्थ्य हो आई तो मन को इस चर्चा से उद्विग्न नहीं करना चाहता। मैंने दबे पावं कमरे में कदम रखा। सरफराज विलासमय निद्रा में मग्न थी, मगर उसे देखकर मेरे हृदय में एक विचित्र करुणा उत्पन्न हुई। जी हाँ, वह क्रोध और उत्ताप न जाने कहाँ गायब हो गया। उसका क्या अपराध है? यह प्रश्न आकस्मिक रूप से मेरे हृदय में पैदा हुआ। उसका क्या अपराध है? अगर उसका वही अपराध है जो इस समय मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उससे बदला लेने का क्या अधिकार है? अगर वह अपने प्रियतम के लिए उतनी ही विकल, उतनी ही अधीर, उतनी ही आतुर है जितना मैं हूँ, तो उसका क्या दोष है? जिस तरह मैं अपने दिल से मजबूर हूँ, क्या वह भी अपने दिल से मजबूर रत्नों से मेरे प्रेम को बिसाहना चाहे, तो क्या मैं उसके प्रेम में अनुरक्त हो जाऊंगा? शायद नहीं। मैं मौका पाते ही भाग निकलूंगा। यह मेरा अन्याय है। अगर मुझ में वह गुण होते तो उसके अज्ञात प्रियतम में है, तो उसकी तबीयत क्यों मेरी ओर आकर्षित न होती? मुझ में वे बातें नहीं हैं कि मैं उसका जीवन सर्वस्व बन सकूं। अगर मुझे कोई कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती, तो मैं स्वभावत हलवाई की दुकान की तरफ जाऊंगा जो मिठाइयाँ बेचता है। संभव है धीरे धीरे मेरी रुचि बदल जाए और मैं कड़वी चीजें पसंद करने लगूं। लेकिन बलात् तलवार की नोक पर कोई कड़वी चीज मेरे मुंह में नहीं डाल सकता। इन विचारों ने मुझे पराजित कर दिया। वह सूरत जो एक क्षण पहले मुझे कांटे खाती थी, उसमें पहले से शतगुना आकर्षण था। अब तक मैंने उसको निद्रामग्न न देखा था। निद्रावस्था में उसका रूप और भी निष्कलंक और अनिंद्य मालूम हुआ। जागृति में निगाह कभी आंखों के दर्शन करती, कभी अधरों के, कभी कपोलों के। इस नींद में उसका रूप अपनी संपूर्ण कलाओं से चमक रहा था। रूप छटा था कि दीपक जल रहा था। राजा साहब ने फिर प्याला मुंह से लगाया।
और बोले, सरदार साहब, मेरा जोश ठंडा हो गया। जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न करे। जहाँ प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वहाँ समझ लीजिए कि प्रेम न था, केवल विषलाल सा थी। मैं वहाँ से चला आया, लेकिन चित्त किसी तरह शांत नहीं होता। तब से अब तक मैंने क्रोध को जीतने की भरसक कोशिश की, मगर असफल रहा। जब तक वह शैतान जिंदा है, मेरे पहलू में एक कांटा खटकता रहेगा, मेरी छाती पर सांप लौटता रहेगा। वही काला नाम फन उठाए हुए उस रत्न राशि पर बैठा हुआ है, वही मेरे और सरफराज के बीच में लोहे की दीवार बना हुआ है, वही इस दूध की मक्खी है। उस सांप का सिर